रात के अंधेरे को चीरती हुई शाही ट्रेन अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। राजकुमारी अनन्या के डिब्बे के बाहर 2 संतरी पहरा दे रहे थे। दरवाजा अंदर से बंद था। अचानक एक जोर का झटका लगा और ट्रेन कुछ पलों के लिए रुक गई। जब तक संतरी कुछ समझ पाते, ट्रेन फिर चल पड़ी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। राजकुमारी जी, आप ठीक तो हैं? कोई जवाब नहीं आया। बार बार आवाज देने पर भी जब अंदर से खामोशी छाई रही, तो उन्होंने आलाकमान के आदेश पर दरवाजा तोड़ दिया। अंदर का नजारा देख उनके होश उड़ गए। खिड़कियां बंद थी, दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन राजकुमारी अनन्या वहां नहीं थी। वो हवा में गायब हो गई थी। उनकी मखमली सीट पर बस एक चीज पड़ी थी, एक कुएं का काला, चमकीला पंख। मामला जासूस विक्रम सिन्हा को सौंपा गया। विक्रम अपनी पैनी नजरों और ठंडे दिमाग के लिए मशहूर था। उसने ट्रेन के डिब्बे का मुआयना किया। हर चीज अपनी जगह पर थी, कोई जबरदस्ती का निशान नहीं। ये नामुमकिन है, एक संतरी ने कहा। हमने किसी को आते जाते नहीं देखा। विक्रम ने काला पंख उठाया, उसे रोशनी में घुमाकर देखा। जादू और वहम अक्सर हमारे दिमाग का धोखा होते हैं, विक्रम ने धीरे से कहा। सच हमेशा यहीं कहीं छुपा होता है, बस उसे देखने वाली नजर चाहिए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह जानता था कि ये मामला जितना सीधा दिख रहा है, उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। ये किसी इंसान का काम था, और वो भी किसी बहुत शातिर इंसान का। इस शाही खेल की पहली चाल चल दी गई थी। विक्रम उदय विलास महल पहुंचा। महल अपनी शानो शौकत के बावजूद एक अजीब सी उदासी और घुटन का एहसास दे रहा था। महाराजा राजवीर अपने भव्य सिंहासन पर बैठे थे। उनका चेहरा पत्थर की तरह भावहीन था। हमारी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढो, जासूस, उन्होंने हुक्म दिया। हमारी रियासत की इज्जत दाव पर लगी है। विक्रम को उनकी आवाज में बेटी के लिए चिंता से ज्यादा अपनी शान की फिक्र महसूस हुई। महाराजा, विक्रम ने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए कहा, इस केस को सुलझाने के लिए मुझे पूरी आज़ादी और हर सवाल का सच्चा जवाब चाहिए होगा। महाराजा की आंखों में एक पल के लिए गुस्सा कौंधा, फिर उन्होंने चुप को संभाल लिया। तुम्हें जो चाहिए, मिलेगा, उन्होंने कहा, लेकिन उनकी आवाज में एक अनकही चेतावनी थी। राजकुमारी अनन्या का कमरा किसी सुनहरे पिंजरे जैसा था। हर चीज कीमती, हर चीज बेजान। विक्रम ने कमरे की तलाशी शुरू की। तकिए के नीचे उसे एक डायरी मिली। उसके पन्ने खाली नहीं थे, बल्कि उन पर अजीब से स्केच बने थे। एक पिंजरे में कैद एक चिड़िया, जो बाहर खुले आसमान को देख रही थी। आखिरी पन्ने पर सिर्फ कुछ शब्द लिखे थे, आधी रात का कानाफूसी करने वाला मेरा राज जानता है। आज़ादी बस एक पंख दूर है। विक्रम समझ गया, ये कोई साधारण अपहरण नहीं था। अनन्या की जिंदगी में कोई गहरा राज था, कोई ऐसा जिससे वो आज़ाद होना चाहती थी। ये आधी रात का कानाफूसी करने वाला कौन था? और इस पंख का आज़ादी से क्या लेना देना था? सवाल गहरे होते जा रहे थे। विक्रम ने महल के पुराने नौकरों से बात करने का फैसला किया। ज्यादातर डर के मारे चुप रहे, लेकिन अनन्या की बूढ़ी दाई माँ, देवकी, ने उसे एक कोने में बुलाया। ये कोई अपहरण नहीं है, साहब, उसने कांपती आवाज में फुसफुसाया। ये तो खानदान का श्राप है। कहते हैं कि साया कवा आता है। जब भी इस खानदान की कोई राजकुमारी अपनी हदें लांघने की कोशिश करती है, तो वो उसे ले जाता है, हमेशा के लिए। विक्रम ने पूछा, ये साया कवा क्या है? देवकी ने चारों ओर डर से देखा। यह एक किंवदंती है, एक आत्मा, या शायद उससे भी बदतर। ये महल जितना सुंदर दिखता है, उतना ही खतरनाक है। इसकी दीवारों में राज दफन है, साहब, खूनी राज। देवकी की कही बात और डायरी के सुराग ने विक्रम को महल की पुरानी और धूल भरी लाइब्रेरी में पहुंचा दिया। हजारों किताबों के बीच उसे शाही इतिहास पर एक मोटी किताब मिली। उसने साया कवा की किंवदंती वाला अध्याय ढूंढा, लेकिन वो पन्ने किसी ने बड़ी सफाई से फाड़ दिए थे। गुस्से में उसने किताब को वापस शेल्फ पर पटका।
ऐसा करते ही एक अजीब सी आवाज हुई। शेल्फ थोड़ा सा हिल गया था। विक्रम ने जोर लगाया तो पूरा बुक शेल्फ एक दरवाजे की तरह अंदर की ओर खुल गया। सामने एक अंधेरा, गुप्त रास्ता था, जिसमें से सीलन और सदियों पुरानी धूल की गंध आ रही थी। विक्रम ने अपनी टॉर्च निकाली और बिना एक पल सोचे उस अंधेरे में कदम रख दिया। गुप्त रास्ता उसे महल के एक भूले बिसरे हिस्से में ले आया। दीवारें जालों से ढकी थीं और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। यहाँ दीवारों पर पुराने तैलचित्र लगे थे, शाही तानदान के पूर्वजों के। विक्रम को लगा जैसे उन तस्वीरों की आंखें उसे घूर रही हैं। चलते चलते उसे एक चित्र के पास आकर रुकना पड़ा। ये एक जवान राजकुमारी का चित्र था, जिसकी शक्ल अनन्या से काफी मिलती जुलती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा टॉस था। तस्वीर के नीचे पीतल की प्लेट पर नाम लिखा था, राजकुमारी मैत्रेय। उसके नाम के नीचे उसकी मृत्यु की तारीख भी थी, जो उसकी 20वीं सालगिरह के ठीक अगले दिन की थी। कारण में लिखा था, एक लंबी बीमारी। विक्रम को इस पर यकीन नहीं हुआ। महल के रहस्यों में उलझा विक्रम वापस अपनी जांच के पहले पड़ाव पर लौटा, शाही ट्रेन। उसने ट्रेन के सुरक्षा लॉग और कर्मचारियों की सूची की फिर से जांच की। इस बार उसकी नज़र एक छोटी सी बात पर पड़ी, जिसे पहली बार में सबने नज़रअंदाज कर दिया था। राजकुमारी के डिब्बे के पास से उनके गायब होने से ठीक 10 मिनट पहले एक सर्विस कार्ट गुजरी थी, लेकिन उस रात किसी भी कर्मचारी को उस डिब्बे में कुछ भी परोसने का आदेश नहीं था। लॉग बुक में उस कार्ट की आवाजाही का कोई रिकॉर्ड नहीं था। एक ऐसी कार्ट जो आधिकारिक तौर पर वहां थी ही नहीं। विक्रम की आंखों में चमक आ गई। ये कोई जादू नहीं था, ये एक सुनियोजित योजना थी। वो कार्ट ही इस राज की चाबी थी। विक्रम ने शाही सुरक्षा के प्रमुख शक्ति सिंह को तलब किया। शक्ति सिंह एक वफादार और मजबूत आदमी था, लेकिन विक्रम के तीखे सवालों के सामने उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उस सर्विस कार्ड के बारे में बताओ, विक्रम ने सीधे पूछा। शक्ति सिन्हा का चेहरा पीला पड़ गया। मुझे कुछ नहीं पता, वो हकलाया। विक्रम ने मेज पर एक फाइल फेंकी। मुझे पता है कि तुम्हें महाराजा ने कुछ अनियमितताओं को नजरअंदाज करने का आदेश दिया था। सच बताओ, वरना अंजाम बुरा होगा। आखिरकार शक्ति सिंह टूट गया। हाँ, उसने कबूल किया। महाराजा का हुक्म था। ट्रेन में एक खास मेहमान चढ़ा था, जिसकी कोई जांच नहीं होनी थी। उसे ही सर्विस कार्ट में छिपाकर राजकुमारी के डिब्बे तक ले जाया गया था। शक्ति सिन्हा के कबूलनामे ने विक्रम को वापस अनन्या के कमरे में पहुंचा दिया। उसे यकीन था कि उसने कुछ जरूर छोड़ा है। इस बार उसने और भी बारीकी से तलाशी ली। बिस्तर के पाए में एक छोटा सा, लगभग अदृश्य उभार था। उसने उसे दबाया और एक गुप्त दराज खुल गई। अंदर कुछ तथ्य थे। ये तथ्य अनन्या ने नहीं लिखे थे, बल्कि उसे लिखे गए थे। लिखने वाला कबीर नाम का एक कलाकार था, जो शहर के बाहर रहता था। तथ्यों में एक मासूम लेकिन गहरी प्रेम कहानी थी। दोनों साथ भाग जाने की योजना बना रहे थे। अनन्या का अपहरण असल में एक पलायन था, और आधी रात का कानाफूसी करने वाला कोई और नहीं, उसका प्रेमी कबीर था। लेकिन क्या सब कुछ इतना ही सीधा था? विक्रम तुरंत पुराने शहर में कबीर के स्टूडियो पहुंचा। दरवाजा खुला था। अंदर का नजारा अजीब था। कमरा अनन्या की तस्वीरों से भरा था, लेकिन हर तस्वीर में वो एक आजाद पंछी के रूप में चित्रित थी, जो सुनहरे पिंजरे से उड़ रही हो। एक कैनवस पर रंग अभी भी गीले थे, जैसे कोई जल्दबाजी में काम छोड़कर गया हो। और फिर विक्रम को वो चीज मिली जिसने सब कुछ साफ कर दिया। मेज पर 2 दूर दराज के शहर की ट्रेन टिकटें पड़ी थीं, और उनके ठीक बगल में एक और कौवे का काला पंख, बिल्कुल वैसा ही जैसा ट्रेन में मिला था। ये भागने की योजना थी, जो पूरी हुई। अनन्या अपनी मर्जी से गई थी, लेकिन विक्रम को अब भी एक बेचैनी थी। महाराजा इतनी आसानी से अपनी इज्जत को दाव पर लगने नहीं दे सकते थे। विक्रम सीधे महल के सिंहासन कक्ष में पहुंचा, जहां महाराजा राजवीर अकेले बैठे थे।
आपकी बेटी भागी नहीं, उसे भगाया गया। विक्रम ने बिना किसी भूमिका के कहा। आपने कबीर के साथ उसके भागने की योजना का पता लगा लिया था। महाराजा चुप रहे। विक्रम ने आगे कहा, साया कौवा कोई श्राप या आत्मा नहीं है। ये एक गुप्त संस्था है, आपके खानदान की संस्था, जो सदियों से उन लोगों को गायब करती आई है जो शाही सम्मान के लिए तत्रा बनते हैं, जैसे राजकुमारी मैत्रेय को किया गया था। ये सुनकर महाराजा के चेहरे का रंग उड़ गया। आपने अपनी ही संस्था का इस्तेमाल अपनी बेटी के खिलाफ किया। आपने उसके भागने के नाटक को एक असली अपहरण में बदल दिया, ताकि आप उसे पकड़ सकें और दुनिया से हमेशा के लिए छिपा सकें। महाराजा की चुप्पी ही उनका इस्बाल थी। हाँ, आखिरकार उन्होंने टूटी हुई आवाज में कहा, मैं अपनी रियासत की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलने दे सकता था। मैंने साया कौवा को सक्रिय किया। मेरे लोगों ने उसे ट्रेन से उठाया, इससे पहले कि वो उस कलाकार से मिलती। उन्होंने एक पंख छोड़ दिया, ताकि यह एक रहस्य लगे, एक किंवदंती। मैं उसे किसी दूर के मठ में भेज देना चाहता था, जहां वो जिंदगी भर नजरबंद रहती। उन्होंने अपनी नजरें झुका ली, लेकिन मेरे लोगों से एक गलती हो गई। उस कलाकार कबीर ने उन्हें देख लिया था। हाथापाई में अनन्या और कबीर दोनों वहां से भाग निकले। अब वे कहाँ है, मुझे नहीं पता। साया कौवा पहली बार नाकाम हुआ है। राजवीर की आवाज में हार थी। मामला आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया, लेकिन विक्रम ने साया कौवा और महाराजा के कबूलनामे की कहानी गुमनाम रूप से एक पत्रकार को लीक कर दी। शाही खानदान की इज्जत तार-तार हो गई। हफ्तों बाद विक्रम अपनी मेज पर बैठा था जब उसे एक छोटा पैकेट मिला। भेजने वाले का नाम पता नहीं था। उसने उसे खोला। अंदर एक छोटी सी पेंटिंग थी। उसमें एक पंछी खुले नीले समंदर के ऊपर आजादी से उड़ रहा था। और पेंटिंग के साथ एक और चीज थी, अनन्या का वही चांदी का पेंडेंट जिसमें मूनस्टोन जड़ा था। विक्रम के चेहरे पर महीनों बाद एक हल्की सी मुस्कान आई। राजकुमारी अनन्या सच में आजाद थी। उसने अपना रास्ता खुद बना लिया था। न्याय हमेशा अदालत में नहीं होता, कभी-कभी वो आजादी की उड़ान में भी मिलता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।